आज यहाँ पे कैसे बैठ गया? शाबाश, वेरी गुड। दोस्त को भी साथ ले आया? ये बगल में, ये तो वहां बैठा था। यहीं बैठते हो? अच्छा है। चलिए, हेडिंग डालो, एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। हाँ चलो, क्या चीज भूली नहीं अभी तक पूछना? अच्छा, मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि बताना ना पड़े डाउट। अभी पूछ ले, रुक जा, पहले आने तो दे बाकी लोगों को। बता रहा हूँ बेटा, पायरुवेट से ग्लूकोज कैसे बना वो बता रहे हैं। लास्ट टॉपिक एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोग एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में बात कर रहे थे ना। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, ध्यान सुनेंगे। मैंने आपको ये बोला था कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट किस में जाते हैं? ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, प्रोटीन कहाँ जाती है? बैठ भाई जल्दी। प्रोटीन कहाँ जाती है, जल्दी बताओ। प्रोटीन जाती है पीजीएल में। फैट किस में टूटता है? ग्लिसरॉल में प्लस फैटी एसिड में। तो ग्लिसरॉल कहाँ एंटर करता है? यहाँ पर। और फैटी एसिड कहाँ एंटर करता है? इसमें। क्लियर है? यस, ठीक है, ठीक, सही है। नेक्स्ट वीक शायद एमडी सर आएंगे, फर्स्ट 3 में या सेकंड 3 डेज में। ठीक है, हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आए, नहीं तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे नेक्स्ट वीक में। ठीक है, हाँ? इस संडे टेस्ट है ना? इस संडे टेस्ट है तो अगले भी है? हाँ, नहीं पता मुझे, मैं एक बार बात करता हूँ, पूछता हूँ। कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैंसिल नहीं करा सकता टेस्ट। क्यों कम क्यों कर दिया? अच्छा, तो पूछा तुमने है? मैं तो सोचा था तुम्हारी क्लास का मॉर्निंग में शुरू करूं, मैं 7 बजे बुलाऊं तुम्हें। हाँ, पता है तुम 7 बजे आ पाओगे कि नहीं? है? हाँ, जो नहीं आएगा उसका छूटेगा, जो आ सकता आ जाओ। हम लोग हरियाणा में पढ़ाते थे बेटा, मैं तो सुबह 7 बजे पढ़ाते, 7-6 बजे पढ़ा देता था वहाँ। हाँ हाँ, तुम ही लोग मक्कार हो गए पता नहीं कैसे। सर्वेश सर से मेरी बात हुई तो कह रहे फिजिकल केमिस्ट्री जितना है उनका, और जितना बाकी लोगों ने समय छोड़ा है उसके हिसाब से उन्हें डे 1 से एक्स्ट्रा टाइम दे के पढ़ाना पड़ेगा आपको, ताकि वो आराम से समझा के पढ़ा सके। ठीक है, तो कुछ प्लान करेंगे उसके हिसाब से। 7 बजे भाई तू, और कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, खाने वगैरह कैसे होता है फिर 7 बजे का? है? बिना नाश्ते के होगा तो ठीक है। रात का खाना रख लियो ना सुबह के लिए। है? चलो करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। है? दोस्त आ गया? ठीक है, चलो, हेडिंग डालो, एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा था बच्चे, मैं ये कह रहा था कि हम पायरुवेट से वापसी ग्लूकोज बना सकते हैं। इसमें 3 एंजाइम होते हैं। ये 3 एंजाइम इरिवर्सिबल होते हैं। इनके रिवर्स वाले स्टेप का अगर मैं एंजाइम ले आऊं तो हम पायरुवेट से ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, सही है, ठीक। आगे देखो आप, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। हेडिंग डालो, एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या है? आप, हम लोग जरा एक बार एक टॉपिक लिख रहे हैं यहाँ पर, फेट ऑफ पायरुवेट, है ना? वहां से चालू कर रहे हैं इसको, फेट ऑफ पायरुवेट। ये टॉपिक लिख रहे हैं, यहां से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा? ग्लाइकोलिसिस सभी प्रकार के सेल्स में होता है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन ऑल टाइप ऑफ सेल। ठीक है, सभी प्रकार के सेल्स में। गले मिल ले भाई, गले मिल लिया, अगर खुश होता आ रहा पता नहीं क्या है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन ऑल टाइप ऑफ सेल। क्या होगा? पायरुवेट क्या है? एंड प्रोडक्ट है। पायरुवेट क्या है? एंड प्रोडक्ट है।
ठीक है, पायरुवेट जो है वो एंटर कर सकता है किसमें, इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसको हम कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। यस और नो। उसके अलावा बेटा पायरुवेट का हम क्या कर सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, पायरुवेट से हम क्या कर सकते हैं, पायरुवेट कैन अंडरगो फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन में हम दो चीज बना सकते हैं। उसमें हम क्या बना सकते हैं, दो चीजें बना सकते हैं। क्या क्या बनाएंगे हम लोग, एक हम लोग बनाएंगे इथेनॉल फर्मेंटेशन। इथेनॉल किस में बनता है, कौन बताएगा, ईस्ट, ईस्ट में या ईस्ट बनाता है, ईस्ट बनाता है भाई, ईस्ट। ईस्ट यूकैरियोट है प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो इथेनॉल बना सकते हैं। उसके अलावा लैक्टिक एसिड बनता है हमारे पास, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। अभी मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ, मैं तो ये इसलिए लिख रहा हूँ कि कभी बच्चे आए नहीं है तुम लोग, कुछ पता नहीं कैसे नालायक से हो, लेट ही आते हो सारे। ऐसा क्या हो गया, तो वो तो सब टाइम पे आ रहे हैं आजकल। लैक्टोबैसिलस उनकी गाड़ी से है, वो सुबह सुबह क्यों आए, वो क्यों आए सुबह सुबह, नहीं तो आज तो उनकी क्लास ही नहीं सुबह सुबह। अरे यार उनको बताया भी था। भाई लेक्टर, यार नालायक है तुम लोग यार। मुझे तो बल्कि फायदा रहता अगर मैं लेट आता, मैं 1 घंटे और रिकॉर्ड करता, एक टॉपिक बच गया। प्लांट किंगडम रिकॉर्ड कर रहा था मैं सुबह। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टोबैसिलस है, और बाई इन मसल्स, दो जगह होता है, पहले ध्यान से सुन लो। ये हमारे पास है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया। जाओ इधर देखो बेटा, हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुवेट। पायरुवेट जो है, एक तो वो एंटर कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर सकता है। वहां पर मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए, किसी को याद है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, यही चाहिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब सुनो ध्यान से, फिर मैं पायरुवेट से क्या बना सकता हूं, लैक्टिक एसिड बना सकता हूं, और मैं पायरुवेट से क्या बना सकता हूं, इथेनॉल। जो फेट है इसके साथ CO2 बनता है, जो फेट है, फेट ऑफ पायरुवेट मतलब उसका क्या होगा, वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सेल, यस, कैसा सेल है, एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस, या बेसिकली लिख सकते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरह का रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक हो रहा है, एनएरोबिक हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेल नीड कैसे, एक बार नोट करो पहले, आगे समझा रहा हूं, अभी समझाया कुछ नहीं है, पहले लिख लो जल्दी से, कॉपी खोल लो भाई। आज तभी ठीक है तेरी, सोया रात में नहीं, शाबाश, क्लास में सोता हुआ मत मिल जाओ तुम मुझे, ठीक है, ऐसी हैबिट रहेगी तो कभी तू रोड पे बैठ के कहीं सो जाएगा। है ऐसा हुआ है किसी के साथ, है, जल्दी लिखो, कहाँ से आ रहा भाई तू, आराम आराम से क्लास में बैठ जल्दी। अगर क्लास में किसी को बोलिए पानी देने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे भाई, तुम्हारा फिर कट गया, मैंने स्पेशल मैसेज किया कल उसको, शशि प्रकाश को, कि मैसेज डाल देना आप। भाई साहब, भाई यार कल पता क्या हुआ है, अंकित की क्लास थी वहाँ पे, मेरी रिकॉर्डिंग रुकवा दी भाई, मैंने रात में रिकॉर्डिंग करी, सुबह 4 बजे उठ के रिकॉर्डिंग करी, साला 7:30 तक रिकॉर्ड करके नहीं आना यार, अभी भी एक टॉपिक रह गया, मंजिल की रिकॉर्डिंग तो साला 6 घंटे 7 घंटे की है,
अब ये वो मेरे से पूछ रहा है, क्या नाम है, सुरेश शेट्टी, सर आप कोई टाइम स्लॉट दे दो, रिकॉर्डिंग का क्या टाइम स्लॉट दूंगा भाई मैं? हाँ, रख दिया आपने, ठीक। क्या टाइम दो? भाई साहब, और इतना गुस्सा है, कल मैं 7 बजे से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक का टाइम खराब हो गया। फिर रात में मैंने 2 घंटे रिकॉर्ड किया, 12-1 बज गया, सुबह 4 बजे उठ के गया। अरे गुस्सा लगता है यार। चलो कोई नहीं, भाई जल्दी आ जाए घर। हैं, देखो लेट आ रहे हैं सब, लिखा पहले ये किसी ने? पहले सुन लो ध्यान से क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे को नहीं पता ये चीज। हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे फेट ऑफ, ध्यान से सुनो, फेट ऑफ पाइरुवेट बोलते हैं। फेट ऑफ पाइरुवेट जो हमारे पास होता है, जो टॉपिक है, उसमें ग्लाइकोलिसिस क्या है, सारे टाइप के सेल्स में होता है, सारे टाइप के सेल्स में होता है। पाइरुवेट क्या है, एंड प्रोडक्ट है। पाइरुवेट किस में एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, क्लियर। अब सुनो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है बेटा, पाइरुवेट का फेट किस बात पे निर्भर करता है, पहला सेल कैसा है, दूसरा कंडीशंस क्या है। अगर ऑक्सीजन होगी, सही है, ऑक्सीजन होगी और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा तो पाइरुवेट इसी में जाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो लैक्टिक एसिड बन सकता है या इथेनॉल बन सकता है, क्लियर है। सबसे पहले मैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन डिटेल समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि फेट किस चीज पे डिपेंड करता है। हम दो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक ये पढ़ रहे हैं फिर ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लैक्टिक एसिड पढ़ा रहा हूँ आपको, वहां से आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी फास्ट। लिखो बेटा जल्दी। लिख लिया, चलो बोर्ड पे ध्यान देना। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ध्यान से देखो सारे बच्चे। हम लोग बता रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, बहुत ध्यान से देखना। जो जो चीजें बताता चलूंगा उसको लिखवाऊंगा भी, उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमने लिखा है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से हम पाइरुवेट बनाते हैं, उसके आगे की चीज हम लोग देख रहे हैं। इधर देखेंगे सारे बच्चे, सबको ग्लूकोज दिख रहा है। ग्लूकोज से हमारे पास क्या बनता है, पाइरुवेट, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान रखो सारे, पहले देख लो पहले क्या लिख रहा हूं मैं।
ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। इसमें हमारे पास क्या होता है जरा समझो, इसमें हमारे पास एक बनता है 2 एटीपी। यस, क्या बनता है? 2 एटीपी। उसके अलावा हमारे पास NAD प्लस कन्वर्ट होता है किसमें? NADH में। यस, पायरुवेट का फॉर्मूला देखो, CH3। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोर्ड पे ध्यान रखो, भाई सारी बता देगा उसको इधर ध्यान दे। क्लास में आने के बाद 5 मिनट बात करना जरूरी थोड़ी है। इधर ध्यान दो, लेट आ रहे हो पहले तो तुम। अब देखो, ये पायरुवेट है, ये पायरुवेट है, ठीक है, या पायरुविक एसिड है। अब मैं आपसे ही कह रहा हूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, सही है। वहां क्या बनाता है? एसिटाइल को बनाता है। और क्या बनता है वहां पर? और क्रैब साइकिल वगैरह होती है। यस, लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल होती है कि नहीं? ठीक है, तो जब लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल होती है तो इसमें मेरे पास फाइनली क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें भी हमारे पास NAD प्लस कन्वर्ट होता है किसमें? NADH में। यहां कोई डाउट है? NAD प्लस किसमें कन्वर्ट होता है? NADH में। इसके बाद मैंने एक और एरो बनाया और इसमें मैंने लिख दिया आपके पास ETS। अगर आप ETS को ध्यान से देखो, ETS को ध्यान से देखो, ETS को अगर आप ध्यान से देखो तो ETS क्या करता है, अगर आप इसका रोल समझ पाओ, वो NADH को कन्वर्ट करता है वापसी किसमें? NAD प्लस में। यस, क्लियर है? आप देखो ध्यान से, तो ये वाला जो NADH है वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है? NAD प्लस में। यस, और फिर मुझे NAD प्लस वापसी चाहिए। यस, मुझे क्या चाहिए? NAD प्लस क्या चाहिए? वापसी चाहिए। अगर मैं इसको फिर से लिख दूं यहां पर, तो मेरे पास NAD प्लस कन्वर्ट हुआ है किसमें? NADH में। NADH यहां से किसमें आ जाता है? किसमें? ETS में। और वो वापसी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NAD प्लस में। और वो वापसी इसमें जाता है। ये समझ में आ रहा है? यहां तक ठीक है? अब जरा ETS जो है उसकी खास बात क्या है, उसको लगातार क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? आजा भाई जल्दी आजा, और आराम से आया करो। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। अब मैं जो पॉइंट्स लिखूंगा सुनना ध्यान से। हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस थोड़ा सा फास्ट स्टेप है और उसमें हमारे पास क्या है, 2 ATP बनती है। दिख रहा है सबको? 2 ATP बनती है, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे पास क्या होता है, जो NADH बना है किसके अंदर बना है? ग्लाइकोलिसिस में बना है, बाकी जगह भी बना है। तो जो NADH बना है ग्लाइकोलिसिस में, फॉर्मिन ग्लाइकोलिसिस, हाँ भाई, वो कहा वापसी रीऑक्सीडाइज होता है? रीऑक्सीडाइज इनटू, बताओ जल्दी, कहां रीऑक्सीडाइज होता है? रीऑक्सीडाइज इनटू ETS। ETS में वो रीऑक्सीडाइज हो गया। क्या यहां तक समझ में आ रही है? क्या यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? अब NADH ने रीऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक हो गया। अब ETS के अंदर ऐसा हुआ है कि NADH रीऑक्सीडाइज हो गया किसमें? NAD प्लस में। ठीक है, अब क्या है, ETS किस पर डिपेंड है? डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। ETS किस पे डिपेंड है? ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, सुनना ध्यान से, अगर ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होगी, अगर ऑक्सीजन की कैसी होगी? लिमिटेड सप्लाई होगी, उससे क्या होगा? ETS रुकने लगेगा। यस, ETS क्या होगा? रुकने लगेगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, अगर ETS रुक गया, इफ ETS स्टॉप, तो NADH not converted into NAD प्लस, बोलो,
Na+ में कन्वर्ट नहीं होगा, सही है, और उसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस भी रुक जाएगी, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को चलाए रखने के लिए मुझे Na+ चाहिए कि नहीं वापसी। ये लाइनें पढ़ो ध्यान से, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ग्लाइकोलिसिस एक फास्ट स्टेप है, वो 2 एटीपी बनाता है। NADH जो ग्लाइकोलिसिस में बना है वो वापसी ऑक्सीडाइज होता है किसमें, ETS में। ETS किस पे डिपेंड है, ऑक्सीजन पे। मान लो ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी में कम आ रही है, कैसे कम आ सकती है, मान लो तुम रनिंग कर रहे हो तो तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन कम आ रही है, तो क्या होगा, सबसे पहले ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी, ठीक है, ये हो सकता है आरबीसी काउंट बढ़ सकता है, जो भी चीजें हो रही हैं, पर उसके बाद भी ऑक्सीजन कम पड़ रही है। अगर ऑक्सीजन कम पड़ रही है तो किसको कम मिल रही है, ईटीएस को कम मिल रही है। अगर ईटीएस को कम ऑक्सीजन मिल रही है तो एनएडीएच जो है वो वापसी किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, Na+ में। अगर मुझे ग्लाइकोलिसिस चलाए रखनी है, अगर मुझे ग्लाइकोलिसिस चलाए रखनी है तो मुझे Na+ की कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए, समझ में आ रहा है। और ग्लाइकोलिसिस मुझे क्यों चलाए रखनी है, क्योंकि वो मुझे एक एक्स्ट्रा 2 एटीपी दे रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ये काम कर दिया कि जो NADH है उसको मैं यहां खर्च कर दूं और यहां बना दूं Na+। इसका मतलब जो ग्लाइकोलिसिस का NADH है वो मैंने यहां खर्च कर दिया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, इसकी क्या हो रही है इस एरो पर, ऑक्सीडेशन। तो पायरुविक एसिड की जब आप रिडक्शन करते हो तो कीटोन की रिडक्शन से अल्कोहल बना दो, तो इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड इसलिए नहीं बनता कि मसल में ऐसे ही बना रहे हैं, लैक्टिक एसिड इसलिए बन रहा है कि ऑक्सीजन कम पड़ी, ईटीएस नहीं चल पा रही है, Na+ वापसी नहीं बन पा रहा है और ये ग्लाइकोलिसिस रुक जा रहा है। इस 2 एटीपी की सप्लाई लगातार मिलती रहे, इसलिए इस NADH को ईटीएस में नहीं ले जा पा रहे हैं, तो NADH को यहां खर्च कर दिया ताकि लैक्टिक एसिड बना। लैक्टिक एसिड बनने से हमें फायदा क्या होगा, हमें एटीपी मिलती रहेगी किसकी, ग्लाइकोलिसिस की। किसी को समझ में आया, क्लियर है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारे पास, ध्यान से समझना इस बात को, कि अगर मैं रेट की, मैं इन ऑर्डर टू मतलब ग्लाइकोलिसिस चलाए रखने के लिए, इन ऑर्डर टू रन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस क्यों चलानी है भाई, ताकि क्या मिल सके, 2 एटीपी मिले, 2 एटीपी क्या हो, ऑप्टेन हो। इन ऑर्डर टू रन ग्लाइकोलिसिस 2 एटीपी ऑप्टेन हो, क्या होगा बताओ, क्या होगा, बताओ जल्दी से। हाँ, पायरुवेट को क्या करेंगे लैक्टिक एसिड में, पायरुवेट डैश इनटू लैक्टिक एसिड, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, रिड्यूस, शाबाश। तो पायरुवेट इज रिड्यूस इनटू लैक्टिक एसिड, उसके लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, NADH से। तो जो हम पढ़ रहे थे ना कि NADH का क्या होगा जो ग्लाइकोलिसिस में बना, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं चलता है, तो वो NADH अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, पायरुवेट को, क्लियर है। ETS में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, ऑक्सीजन, NADH के। यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पायरुवेट है जो क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है, ठीक है, क्लियर। अब देखो एंजाइम कौन सा चाहिए मुझे, एंजाइम चाहिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, क्या चाहिए, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और इसकी लोकेशन क्या है बताओ, साइटोप्लाज्म, लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, कौन ज्यादा फास्ट है, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं, स्पीड देखो, सबसे ज्यादा फास्ट है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के बाद इस वाले हिस्से को एरोबिक बोल रहे हैं, ये वाला, और इस वाले को क्या बोल रहे हैं, एनारोबिक। कौन है भाई ये, बंद करो बेटा, इधर देखो, इसको एनारोबिक बोल रहे हैं। स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट किसकी है, ग्लाइकोलिसिस की। उसके बाद किसकी होगी, एरोबिक की, एनारोबिक की, किसकी होगी, एरोबिक एनारोबिक, नंबर डाल देते हैं। फर्स्ट ये है मान लो, इसका नंबर सेकंड, ये थर्ड है, पहले स्पीड किसकी फास्ट होगी, मैं बस रीजन बता रहा हूं ना तुझे, सुन ध्यान से। मेरे पास ये गाड़ी ऐसे चल रही है,
यहां तक आ रही है? एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। ये रोड 1 है, ठीक है, और ये रोड 2 है। अगर रोड 2 फास्ट है रोड 1 से, तो तुम रोड 1 लोगे कभी? नहीं। रोड 2 कब लोगे? जब रोड 1 बंद रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूं? सुनना, जिसको समझ में आ जाए अच्छी चीज है ये। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये वाला स्लो होता तो तुम्हारी बॉडी के सारे सेल में बैठे बैठे लैक्टिक एसिड बन रहा होता। समझ में आ रहा है? लैक्टिक एसिड तभी बनना चाहिए जब रोड 1 बंद है। रोड 1 कब बंद होगा? जब ऑक्सीजन नहीं होगी। क्लियर है? तो स्पीड वाइज एरोबिक फास्ट होता है एनारोबिक से। ये करते क्यों है जब ये बंद है? क्लियर है? और ये एनसीईआरटी लिखती भी है एक जगह। एनसीईआरटी क्लियर लिखती है कि स्पीड सबसे ज्यादा ग्लाइकोलिसिस की होती है, उसके बाद एरोबिक और एनारोबिक की होती है। नॉर्मली हम फॉलो करते हैं ग्लाइकोलिसिस और ये, सही है। लेकिन अगर ये नहीं चल पा रहा है तो मुझे ये और ये लेके चलना पड़ रहा है। लैक्टिक एसिड में क्या CO2 बनती है? लैक्टिक कहां बनी है? तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या CO2 बनी है? बताओ। नहीं बनी है। नो CO2। यस। एटीपी कितनी काउंट करेंगे? सिर्फ 2 एटीपी। कौन से वाली? ग्लाइकोलाइसिस वाली। पायरुवेट से लैक्टिक एसिड में कोई एटीपी नहीं है। पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड क्या है? कोई एटीपी नहीं है। किसी को मेरी बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से। आपके पास, ध्यान सुनेंगे, आपके पास एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, जो नेचर ने आपकी मसल्स में दिया है, और मसल में भी, स्केलेटल मसल में। तो लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब स्केलेटल मसल को ऑक्सीजन कम पड़ती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? तभी लैक्टिक एसिड बनता है। अब लैक्टिक एसिड एक बार मसल में बन गया तो उसका क्या होगा? ये लैक्टिक एसिड बनता चला गया, जब ज्यादा हो जाएगा तो क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप रिलैक्स करते हो तो ये लैक्टिक एसिड मसल सेल से जाता है लिवर सेल के पास, ब्लड के थ्रू। लिवर सेल क्या करता है? लैक्टिक एसिड से वापसी पायरुवेट बनाता है। ये काम मसल सेल नहीं कर सकता। तो लैक्टिक एसिड से वापसी पायरुवेट कौन बना सकता है? लिवर सेल। ठीक है, लिवर सेल उस पायरुवेट से ग्लूकोनियोजेनेसिस से वापसी ग्लूकोज बना सकता है। समझ आ गया? क्लियर है? फर्क सिर्फ क्या होता है, अगर 100 लैक्टिक एसिड बने हैं उसमें से वापसी मुझे 80 ही मिलते हैं, मतलब 20% का नुकसान हो जाता है लगभग। इस साइकिल को हम बोलते हैं कोरी साइकिल। कोरी साइकिल कहाँ पढ़ाया जाता है? उसमें लोकोमोशन में पहले पढ़ाया जाता था। कोरी साइकिल क्या होती है? वो वही होती है कि जो लैक्टिक एसिड मसल में बनी उसको वापसी कहाँ ले जा रहे हैं? लिवर में। 100 बना है तो 80 ही जाएगा एक तरीके से, और वापसी पायरुवेट बना के हम ग्लूकोज बना सकते हैं। पायरुवेट से वापसी ग्लूकोज सिर्फ लिवर सेल बना सकता है। इसीलिए लैक्टिक एसिड को किस में लेकर आए? लिवर में। जब तक वो सारे मसल सेल में से सारा लैक्टिक एसिड नहीं निकल जाएगा तब तक पेन खत्म नहीं होता है, क्रैम्प्स बने रहते हैं। जब आप रिलैक्स करते हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे समय निकलता है तो लैक्टिक एसिड निकल जाता है। क्लियर है? सही है? अब सुनेंगे ध्यान से। हमारे पास 2 तरह की मसल हो सकती हैं, कृपया ध्यान देंगे। एक हो सकती है रेड मसल और एक हो सकती है व्हाइट मसल। रेड मसल वो होती है जिसमें एक पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करता है। अगर मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करता है मसल सेल में तो ऑक्सीजन मिलती रहेगी, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? ईटीएस चलती रहेगी, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। व्हाइट मसल्स वो होती हैं जिसमें मायोग्लोबिन नहीं होता। तो मायोग्लोबिन अगर नहीं है तो क्या होगा? उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है? क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। रेड मसल में जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है ग्लाइकोलिसिस प्लस एरोबिक से। व्हाइट मसल में जो एनर्जी आ रही है वो मेनली ग्लाइकोलिसिस से आ रही है, क्योंकि ये वाला एरोबिक वाला उतना चल नहीं पा रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए। समझो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो रेड मसल होती है उनमें लैक्टिक एसिड तो नहीं बनता, लेकिन वो अचानक से तेजी से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करती, तेजी से एनर्जी नहीं जनरेट करती। व्हाइट मसल तेजी से एनर्जी जनरेट करती है, क्योंकि वो मेनली किस पे डिपेंड होती है? ग्लाइकोलिसिस पे, और ग्लाइकोलिसिस फास्टेस्ट है। ये समझ में आ रहा है? बोलो। तो 2 तरह के रनर होते हैं दौड़ने वाले। एक होता है स्प्रिंटर, जो 100 मीटर भागता है, अचानक से तेज भागता है, तो उसकी बॉडी में व्हाइट मसल ज्यादा होती है, वो ट्रेनिंग से व्हाइट मसल इंक्रीज करता है।
जो मैराथन भागते हैं 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर, उसकी बॉडी में रेड मसल ज्यादा होती है, वो धीरे धीरे भागेगा, ज्यादा देर तक भागेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। मैराथन रनर चाहे अचानक से तेज भागना नहीं भाग पाएगा, क्योंकि उतनी तेजी से उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी। स्प्रिंटर चाहे तेज भागना भाग लेगा, पर ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। सेम एग्जाम्पल आपके पास बर्ड्स का है, जो चील वगैरह घंटों एयर में उड़ती रहती है, उसके पास रेड मसल है। चीता और लॉयन और डियर, इनके पास व्हाइट मसल होती है। इनको तेज भागना होता है, क्यों? क्योंकि इनको या तो शिकार करना होता है या खुद को बचाना होता है। सही है। इसीलिए जो हिरन वगैरह होते थे पुराने टाइम में, उनका जो मीट होता था या नॉनवेज होता था, वो खट्टा होता था, क्योंकि उनका जब शिकार करते थे तो उन्हें भगाया, भागे वो, रन किया बचने के लिए, तो लैक्टिक एसिड उनकी मसल्स में बच जाता था। यहां तक समझ में आ रही है? मैंने सारे पॉइंट्स बोले, सुनाई दिया सही से? ठीक है, मैंने रिलेट करके फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। हमारे पास क्या होता है बेटा, ग्लाइकोलिसिस की स्पीड फास्ट है। ग्लाइकोलिसिस अचानक से झटके से बर्स्ट ऑफ एनर्जी देता है। बस समझ में आता है? बहुत तेजी से एनर्जी देता है। हमारे पास मसल दो तरह की होती है, एक होती है रेड मसल, एक होती है व्हाइट मसल। रेड मसल जो होती है उसमें मायोग्लोबिन होता है, लैक्टिक एसिड बनने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। व्हाइट मसल जो होती है उसमें क्या होता है, हमारे पास मायोग्लोबिन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं स्टोर होती, तो लैक्टिक एसिड बनता है। जो स्प्रिंटर होते हैं उनमें व्हाइट मसल ज्यादा होती है, जो मैराथन रनर होते हैं उसमें कौन सी ज्यादा होती है, रेड मसल ज्यादा होती है। ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब नोट करो, कर लो भाई नोट। हाँ भाई बताओ। है? हाँ हाँ, सब साइटोप्लाज्म। तू बात मत कर भाई, तू पढ़ाई कर पहले, ये तो लेट आता है। हाँ, तो बच्चा जो है ना, सीरियस नहीं है अभी। हाँ बेटा। हम्म। हम्म। है, चुप। ऑक्सीजन चाहिए। फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है। फिर इलेक्ट्रॉन H प्लस से लेके तो हाइड्रोजन बन रहा है, हाइड्रोजन को भी तो ऑक्सीजन पे जोड़ना है, तब तो पानी बनेगा। बनाना पानी है। बनाना क्या है? पानी। बिना ऑक्सीजन के कैसे बनेगा? क्या हो गया तुझे, उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है? हाँ बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन पे या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन या तो सिंपल इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो प्रोटॉन के साथ जुड़ जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। वहीं बेटा पानी कैसे बनेगा? पानी बनने के लिए तीन चीज चाहिए, ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन या तो ऑक्सीजन से जुड़े, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ जुड़ के ऑक्सीजन से जुड़े। तो ऑक्सीजन को या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल लो या हाइड्रोजन एक्सेप्टर बोल लो, बात तो एक ही है ना। है अलग अलग कैसे है वो? भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या तो सिंपल इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन ले। अगर पानी बनाना है तो दोनों ही लेना पड़ेगा। यस। और बोलो। बता भाई, सही है? शाबाश, पढ़ाई कर, बहुत बढ़िया। भाई इलेक्ट्रॉन को, उसको नहीं मालूम है तो कोई और है भी नहीं जो उसको ले सकता है। कौन है? तो H प्लस लिमिटेड है। H प्लस करेगा क्या हाइड्रोजन बना के? गैस। H प्लस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मिल के पानी बनाना है। अब चाहे तो उसे हाइड्रोजन बोल ले या इलेक्ट्रॉन बोल ले, एक ही बात है। ठीक है। H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेंगे उसका बता, उससे क्या करेगा फिर?
उतनी एनर्जी है उसमें, है? कैसे नहीं मालूम? NADPH ने ऊपर से इलेक्ट्रॉन दिया है, नीचे वापसी कैसे बन जाएगा जब इलेक्ट्रॉन में सेम एनर्जी ऊपर और नीचे है? एनर्जी डिफरेंस है ना फिर, है? ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है कि जनसंख्या कम क्यों हो गई अचानक से आज? ठंडा पड़ गया? तो नहाते तो तुम वैसे भी नहीं हो, ठंडा पड़ने से क्या हो गया? नहीं, हम तो नहीं नहाते। क्यों? नहाना अच्छा नहीं लगता उन्हें? ठीक है, चमक चला जाएगा। हाँ ठीक। हाँ बेटा, ये पता है क्या लिखा हुआ है इसमें? सबसे पहले लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ये क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन को मिलकर क्या क्या टॉपिक है? रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है ना? तो बैलेंस शीट में एजम्पशंस लिखी हुई है। हाँ, उसमें क्या लाइन है पढ़। मतलब कोई भी बीच की चीज जैसे पाइरुवेट है, एसिटाइल को है, कुछ और नहीं बनाएगा, सीधे सीधे एनर्जी बनाएगा, ये लिखा हुआ है। हाँ, सिर्फ ग्लूकोज यूज होगा तभी तो हम 38 एटीपी निकाल पाएंगे, कुछ और यूज होगा तो एटीपी बढ़ नहीं जाएगी। अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट का मतलब क्या क्या हो सकता है? प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड। हाँ, तो तभी तो अजम्पशंस हैं ये। कह रहा है कि 38 एटीपी निकालना एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, उसको निकालने के लिए मुझे कुछ अजम्पशन करनी पड़ेंगी, पर वो अजम्पशन रियल होती नहीं है। ये अजम्पशंस हैं कि NADH कहीं नहीं जाएगा, कहीं और से कोई चीज आएगी नहीं, कोई इंटरमीडिएट जाके कुछ और नहीं बनाएगा, सीधा सीधा सब जाएगा, तभी तो 38 एटीपी बनेगी। ऐसा होता है क्या? ये रियलिटी तो है नहीं। और बोलो कोई, और बोलो। और किसी को कोई जानकारी लेनी हो? है? नहीं, डाउट नहीं होता जीवन में? कौन सा ड्रॉप है? कौन सा ड्रॉप है? बस एक दो ड्रॉप के बाद सेल्फ डाउट होने लगता है। ठीक है, कौन बोला ये बात? MD सर बोले? हाँ, उनको डाउट नहीं आता। हाँ, दिक्कत ये है कि उनको नहीं पता, ब्रेन है नहीं ना कुछ में, वो सेट पता नहीं कहाँ कर रहे हैं वो। तुम्हें कराना है एक अभी प्लांट ग्रोथ एनाटॉमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है यूट्यूब पे क्या है? क्या है क्या? तेज बोलना बेटा, कुछ खाई नहीं है, तेज बोल। क्या हुआ है? एक में 38 एटीपी वो पूछ रही है, यूरिया साइकिल कह रही है। हाँ, यूरिक एसिड बनता है लीवर में, अमोनिया से यूरिया बनता है। नहीं नहीं नहीं, कोरी साइकिल अलग है, कोरी साइकिल लैक्टिक एसिड के लिए होती है। लिख लिया भाई? 2000 साल से लिख रहे हो, कितनी देर लिखोगे? बस करो, एनसीईआरटी पढ़ो जिनको जिन्होंने लिख लिया है।
अगर ऑक्सीजन आती रहे तो क्या लैक्टिक एसिड बनेगा? नहीं। ठीक है, ईटीएस चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बना रहे लैक्टिक एसिड? ठीक है। अच्छा, जब लैक्टिक एसिड बन रहा होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं चल रहा होगा। हाँ चल रहा होगा। जितनी ऑक्सीजन है, जितनी ऑक्सीजन है उससे एरोबिक चला लो, बाकी से क्या चलाओगे? लैक्टिक एसिड। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, लिखो, बोलो, लिख लोगे? व्हाइट मसल, रेड मसल, बोलो। खत्म नहीं होता है, कम हो गया। तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए 100, 60 है, तो बाकी 40 का कहां से करेंगे जुगाड़? नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे? पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बना दे। खत्म कैसे थोड़ी होता है मसल में, मसल में जीरो हो जाता है ऑक्सीजन, कम हो जाता है। दोनों बात में फर्क है। खत्म क्यों करना हमने? चलो लिखे, कौन कौन सी मसल होती है बेटा? हाँ, एक होती है हमारे पास, टाइप ऑफ मसल्स हैं, 2 टाइप की मसल्स हैं, बताओ। एक है रेड मसल और दूसरी है व्हाइट मसल। रेड मसल क्या होती है? हाँ, इसमें क्या स्टोर होता है? स्टोर ऑक्सीजन, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मायोग्लोबिन। यस, ये किस में ज्यादा होती है? मोर इन मैराथन रनर, और जो फ्लाइट मसल्स होती है बर्ड की, है ना, जो लॉन्ग फ्लाइट होती है ना, लॉन्ग फ्लाइट वाले जो बर्ड होते हैं, एक बर्ड है बेटा, कई कई दिन तक उड़ते रहते हैं वो, तो जो लॉन्ग फ्लाइट के बर्ड, जो लॉन्ग फ्लाइट बर्ड होते हैं जिनके अंदर फ्लाइट मसल होती है, उनके अंदर होगा। यस है बेटा, देख बेटा, इसमें क्या है? मायोग्लोबिन नहीं है। ये किस में होता है? इन स्प्रिंटर। स्प्रिंटर कौन होता है? तेज भागने वाला स्प्रिंटर, लाइक इवन लॉयन, डियर। ठीक है ना? चलो, मेन तुम्हें समझा दिया, नोट कर लो, आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है सुनो ध्यान से। लेस देन 7% एनर्जी बन रही है। लेस देन क्या बन रही है? 7% एनर्जी। कैसे निकाल रहे होगे? 2/36 करके कुछ ऐसे निकाल रहा होगा। तो लेस देन 7% एनर्जी बनती है किसमें? इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यस, एंजाइम का नाम याद हो गया सबको? क्या नाम है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट क्या है? हाँ भाई, सबस्ट्रेट क्या है? जल्दी बोलो। पाइरुवेट। ठीक है, तो हमारे पास ये पाइरुवेट नाम का सबस्ट्रेट है। ठीक है, उस पर मैंने एंजाइम लगाया है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, क्या बनेगा? पिटाई कर दूं तुम लोग, सोते रहा करो जीवन में। एसिटाइल कोए, और ये चीज कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तुम लोग सोते क्यों रहते हो क्लास में बैठ के? फिर मेरे पास क्या कर रहे हैं? ये पाइरुवेट है, पाइरुवेट पे मैंने एंजाइम लगाया लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। यस, क्या बन रहा है? ठीक है, एसिटाइल कोए के साथ CO2 बन रही है। यहाँ पर क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड। कितने कार्बन है लैक्टिक एसिड? 3 कार्बन, कोई CO2 नहीं है। लोकेशन बताओ। साइटोप्लाज्म। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सुनना ध्यान से। एक और एंजाइम होता है जो पाइरुवेट पे काम करता है। बताओ, उसका नाम है पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। वो इथेनॉल बनाने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? इथेनॉल बनाने में। वो भी साइटोप्लाज्म में होता है। यहां पर जो बनता है ना बेटा, ध्यान सुना, यहां पर जो बनता है एसिटल्डिहाइड बनता है। मैं क्या पढ़ा रहा हूं सुनो,
जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, किसी एक कंपाउंड से जब रिएक्शन होता है तो मान लो मेरे पास प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू मेजर माइनर बनाते हैं, यही पढ़ते हो। होता क्या है बेटा, किसी एक कंपाउंड से हम एक प्रॉपर यही प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लैक्टिक एसिड बन जाएगा। एंजाइम का यही फायदा होता है। एंजाइम क्या है, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट में से कोई एक पॉसिबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है। अगर पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज होगा तो यही बनेगा, ये दोनों नहीं बनेंगे। अगर ये एंजाइम होगा तो यही बनेगा। यही एंजाइम की खासियत है कि एंजाइम सारे पॉसिबल प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट बनाता है। तो पाइरुवेट सबस्ट्रेट है, उससे 3 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं और तीनों प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एंजाइम है। लैक्टिक एसिड के लिए अलग एंजाइम है, ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये एसिटल्डिहाइड किसमें बनता है, इथेनॉल वाले में। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, इसे ही हम एक प्रॉपर्टी बोलते हैं एंजाइम की सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब आउट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एंजाइम कैन सिलेक्ट ओनली वन पॉसिबल प्रोडक्ट। मेजर कोई माइनर वाइनर का चक्कर इसके साथ नहीं है। सही है। ऑर्गेनिक में कैसे बनाते हो, कोई रिएक्शन करते हो तो मेजर माइनर बनता है, यहां पर मेजर माइनर बना ही नहीं सकते। रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होगा वो किसी और रिएक्शन का सबस्ट्रेट है। सही है। अगर प्रोडक्ट में कंफ्यूजन रहेगी तो फिर आगे कैसे चलेगा प्रोसेस। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आया समझ। मान लो मैंने क्या किया, एक सबस्ट्रेट से एक प्रोडक्ट बनाया, उससे कुछ और बना, उससे कुछ और बना। अगर बीच में कंफ्यूजन रहेगी तो आगे के रिएक्शन कैसे चलेंगे। इसीलिए फिर वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये प्रोडक्ट कौन बनाएगा, ये कौन डिसाइड कर, क्या बनेगा कौन डिसाइड करता है, एंजाइम। क्लियर है। तो सबस्ट्रेट वही है, देखो सबस्ट्रेट वही है, प्रोडक्ट अलग अलग है। समझ आ रहा है। तो इसका मतलब कौन डिसाइड कर रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा, एंजाइम। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को एंजाइम की कहते हैं सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी मतलब एंजाइम कैन सिलेक्ट आउट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट क्या बनाना है। हाँ बेटा बोल। होता है पर तेरे सिलेबस में नहीं है, तेरे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नोट करो चलो। लेस देन 7% एनर्जी का क्या मतलब है, कम एनर्जी बन रही है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। हाँ बेटा। हाँ हाँ, लेस लिख ले, लेस लिख ले, कम होता है मायोग्लोबिन बहुत। हम मायोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं बेटा उस तरह की प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, मैराथन रनर अलग तरीके से प्रैक्टिस करता है। सही है, रोनाल्डो मैराथन रनर है, स्प्रिंटर है वो तो। फुटबॉल प्लेयर ये सारे यूसेन बोल्ट वगैरह स्प्रिंटर हैं सब। 40 किलोमीटर भागता है, स्टिल 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 स्प्रिंटर होते हैं वो। भाई 90 मिनट भी लगातार थोड़ी भागता रहता है, टाइम मिलता ही है ना, और उसमें वो रिप्लेस भी करता रहता है इधर उधर उसको। फिर चलो, हाँ बेटा। मोर इन मैराथन रनर, रेड मसल किस में होती है, मैराथन रनर में। नो मायोग्लोबिन या लेस मायोग्लोबिन लिख ले। स्प्रिंटर लाइक लॉयन हो गया, डियर हो गया, ये सारा स्प्रिंटर लिख लेना, क्यों एग्जांपल लिखना तुझे। ठीक है, चलो जल्दी करो, आगे चलेंगे बेटा। इथेनॉल फर्मेंटेशन बता रहा हूँ, जल्दी करो, आरक्यू बताना उसके बाद बस। चलो हेडिंग डालो, इथेनॉल। हो गया, कल करके लाना है इसका क्वेश्चन, कब लाना है, परसों बोला था, कल बोला यार। टेस्ट तो दिया नहीं तुमने, टेस्ट तो दिया नहीं तुमने किसी ने अभी तक, दे लिया है। रिवीजन तो बेटा तुम कई सालों से कर रहे हो, दिक्कत ये है रिवीजन ही नहीं खत्म हो रही है ना। एक बार को एग्जाम खत्म हो जाएगा ये, है ना, मर जाएंगे एनटीए वाले सब, कोई बचेगा नहीं, तुम्हारी रिवीजन खत्म नहीं होगी। हाँ, 85 साल में नीट दे रहा है, एडमिशन हुआ जब तक ना
हैं? जब एडमिशन हुआ और कॉल आई काउंसलिंग में, तब तक निपट गया आदमी, है ना? तो सीट फिर खाली हो गई, वो बहुत मेहनत की नहीं। हाँ, इथेनॉल फर्मेंटेशन, और 80 साल में इसलिए एमबीबीएस कर रहा है कि खुद का खर्चा बच जाएगा इलाज का। चलो आओ। हाँ, कुछ कर लॉजिक खराब है, चलो चलो कोई नहीं। सबसे पहले क्या कहानी है भाई इसमें भी, तो देखो सेम वैसे ही जा रहे हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट, सही है। ग्लूकोज से हमारे पास क्या बनता है? पायरुवेट। ठीक है, ये ग्लूकोज लिख दिया, ये पायरुवेट लिख दिया। चलिए आगे की कहानी देखेंगे, बोर्ड पे ध्यान दो सारे। ग्लूकोज से पायरुवेट लिख रहे हैं, कितने कार्बन है पायरुवेट? 3 कार्बन। ये स्ट्रक्चर है। हम एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे, सही है। एरोबिक वाला इसमें नहीं हो रहा है, ये तब होता है जब एरोबिक होता ही नहीं है। अब मुझे मेन काम आपको ही पता है कि 2 एटीपी यहां बनेंगे, ठीक है, यही 2 एटीपी काउंट होते हैं। उसके अलावा आपको ही पता है कि NADH बना है किससे? NAD+ से। ग्लाइकोलिसिस चलाए रखने के लिए NAD+ वापसी चाहिए, सही है। अब जरा देखो कैसे कहानी चल रही है। सबसे पहले ये वाला CO2 हटा दो, ठीक है। जब CO2 हटा रहे हैं तो CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड से ही निकलती है, ऐसा हमने क्रैब साइकिल में सीखा था। तो ये कंपाउंड जो बन जाएगा 2 कार्बन का बन गया, CH3CHO। यस भैया, CO तो है ही, H लग जाएगा तो CHO। क्या बोलेंगे इसको? एसिडल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? एसिडल्डिहाइड। क्या इस स्टेप में कोई एटीपी बनी है? कोई नहीं, सही है। तो इस वाले स्टेप का नाम रखेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। क्या रखेंगे? डी कार्बोक्सिलेशन। कोई डाउट नहीं। अब क्या होगा अगले स्टेप में? मुझे उसका कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा NADH का, क्योंकि नहीं तो रिएक्शन ही चलेगा ग्लाइकोलिसिस। तो यहां पर एसिटल्डिहाइड के लिए NADH खर्च कर दो, तो क्या बन गया? NAD+ बन गया। यस, ठीक है। अब अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो ये अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल बन जाएगा इससे, सही है। तो उसका क्या नाम रख देंगे? इथेनॉल रख देंगे। तो इस वाले स्टेप को अपने ने क्या लिख दिया? रिडक्शन। क्या लिख दिया? रिडक्शन लिख दिया। तो हमारे पास क्या होगा बेटा? पायरुवेट जो है, पायरुवेट की हमारे पास 2 स्टेप होंगे। पायरुवेट क्या शो करेगा? इन साइटोप्लाज्म 2 स्टेप शो कर रहा है। साइटोप्लाज्म में क्या शो कर रहा है? 2 स्टेप है। पहला स्टेप है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन। क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है? रिडक्शन। क्या है दूसरा स्टेप? रिडक्शन है। क्लियर है? तो हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन क्या हो गया बेटा? डी कार्बोक्सिलेशन क्या हो गया? CO2 का लॉस हो गया, सही है। किसका लॉस हो गया? CO2 का लॉस हो गया। एंजाइम बताओ, एंजाइम, एंजाइम पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। क्या आएगा? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। यस। अब रिडक्शन में क्या हो रहा है? किसकी रिडक्शन हो रही है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड रिड्यूस इनटू इथेनॉल। यस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन NADH का ऑक्सीजन ने लिया था, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में वो इलेक्ट्रॉन किसने लिया? पायरुवेट ने। यहां पर वो इलेक्ट्रॉन एसिटल्डिहाइड ले रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एसिटल्डिहाइड को अगर वो मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तभी तो यहां इथेनॉल बन रहा है, ठीक है। अब इसमें जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। क्या नाम है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। यस। और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को एक मिनरल पसंद है जिसका नाम है जिंक। इसको जिंक चाहिए। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है बेटा कि हमारे पास क्या होगा, ध्यान सुनेंगे। एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनते हैं? 2 पायरुवेट। तो इथेनॉल भी कितने बनेंगे? 2 इथेनॉल बनेंगे।
यस, और इसीलिए दो CO2 बनेंगे। एक पाइरुवेट से एक CO2 बनता है, दो पाइरुवेट से कितने बनेंगे? दो। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए इथेनॉल फर्मेंटेशन में नंबर ऑफ CO2 बनेगी तो आप एक काउंट करेंगे, इथेनॉल फर्मेंटेशन में पाइरुवेट से CO2 बोले तो एक काउंट करेंगे, इथेनॉल फर्मेंटेशन में ग्लूकोज से CO2 काउंट करे तो दो करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, समझ आ रहा है? दो CO2 कैसे बन, दिख रहा है यहां पर? ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी क्या बोल रही है बेटा? एनसीईआरटी कहती है इस बात को लेकर कि हमारे पास इथेनॉल बनाता है, दो लोग बना सकते हैं। इथेनॉल प्रोड्यूस बाय, एक तो ईस्ट, ईस्ट बना सकता है। उस ईस्ट का नाम अगर आपको याद हो, सैकेरोमाइसिस। यस, सैकेरोमाइसिस सर्विसिएई, जो एक तरह से ब्रीवस ईस्ट है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो इथेनॉल बना सकते हैं। यस, इथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है भाई, इधर को ध्यान रखो, इथेनॉल बना सकते हैं। इथेनॉल के साथ CO2 बनती है, इसीलिए फर्मेंटेशन का वो प्रोसेस जिसमें आपको बिस्किट बनाना हो या बेकरी के प्रोडक्ट बनाने हो, उनमें CO2 बननी चाहिए। सही है, तभी वो पफी बनेगा। क्लियर है? लैक्टिक एसिड बनाने से CO2 तो नहीं बन रही। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? लैक्टिक एसिड बनाने से तो CO2 बन नहीं रही, तो वो पफी अपीयरेंस नहीं आएगा। पफी अपीयरेंस, फूला फूला सा अपीयरेंस तब आएगा जब CO2 बनेगी। क्लियर है? जब आप माइक्रोब्स पढ़ोगे तो माइक्रोब्स में वो पढ़ा रहा है कि ब्रीवर ईस्ट, जो अल्कोहल बनाने वाला ईस्ट होता है ना, और बेकरी वाला ईस्ट, ठीक है, दोनों एक ही है। दोनों क्या है? एक ही है, फर्क कंडीशन का है। अगर उसको बिना ऑक्सीजन के कहोगे तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? इथेनॉल बनाएगा बहुत ज्यादा। अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन दोगे तो उतनी इथेनॉल नहीं बनाता, बहुत कम अमाउंट में बनाता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्रीविंग में क्या होता है, मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो आपको एक रोटी से 10 ATP मिलती है, ठीक है, और एक रोटी से 2 ATP मिलती है। आपको डेली 100 ATP चाहिए, तो जब 2 ATP मिल रही है तो 50 रोटी खानी पड़ेगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो। ठीक है, अब जरा ये बात ईस्ट के लिए वैलिड करते हैं। ईस्ट को ग्रो करने के लिए 100 ATP चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से 36 ATP बनती है। एनएरोबिक में एक ग्लूकोज से बन रही है 2 ATP। किस कंडीशन में वो ज्यादा ग्लूकोज खाएगा? एनएरोबिक में। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये चीज समझ में आ रही है? तो एनएरोबिक कंडीशन में सेम ईस्ट ज्यादा ग्लूकोज खाता है। अगर वो ज्यादा ग्लूकोज खाएगा तो वो ज्यादा CO2 भी बना रहा होगा। ठीक है, अच्छा खासा CO2 बना रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूं, एक ईस्ट ग्रो कर रहा है, उसने 10 ग्लूकोज खाए, ठीक है, 10 ग्लूकोज खाए, एरोबिक किया, कुछ एनएरोबिक किया, इथेनॉल थोड़ा बहुत बनाया, तो बिस्किट में उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसको एनएरोबिक कंडीशन दे दी तो उसको बहुत ज्यादा इथेनॉल बनाना पड़ेगा अपने को जिंदा रखने के लिए। रीजन क्या है? क्योंकि एनएरोबिक में कम ATP बनती है, तो उसको ज्यादा ग्लूकोज खर्च करके ज्यादा क्या बनाना पड़ेगा? अल्कोहल बनाना पड़ेगा। ये चीज समझ आ रही है? दूसरी बात, जब ईस्ट के आसपास कंसंट्रेशन 13% आ जाती है, 13% क्या है ये W/W या V/V होगा, जो मतलब 100 ml में 13 ml, या टोटल 100 ml में 13 ml अल्कोहल है। ठीक है, जब उसके आसपास 13% अल्कोहल आ जाता है ईस्ट के आसपास, तो वो अपना प्रोसेस रोक देता है। मतलब वो ये फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस नहीं करता। अगर वो फर्मेंटेशन नहीं करेगा तो ये ATP भी तो नहीं मिलेगी, तो मर जाएगा। तो एनसीईआरटी इस बात को कहती है कि ईस्ट जो है, ईस्ट खुद को मार देता है। ईस्ट स्टार्व इटसेल्फ इनटू डेथ। जब कंसंट्रेशन कितनी है? कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल कितनी है? 13% है। कितनी है? 13%। अब एनसीईआरटी पूछ रही है कि वो इथेनॉल कहां से लाते हैं जिसमें 80% 70% अल्कोहल हो। ठीक है, वो लाते हैं डिस्टिलेशन से। आपने देखा हुआ है कि कुछ मूवी दिखाते हैं वहां पर, है ना, वो कुछ भट्टी चल रही होती है दारू की, है ना, उसमें कुछ गर्म हीट कर रहे होते हैं ना बंद करके, तो वो क्या कर रहे हैं? वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? डिस्टिलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल कहां से आएगा? डिस्टिलेशन से। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल आ रहा है बाय डिस्टिलेशन से। कैसे आ रहा है?
बाय डिस्टिलेशन से। यस और नो? ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है नोट में, एरोबिक में कितनी एटीपी है, चाहे 36 या 38 एटीपी लिख लो। यस, क्लियर है, 38 एटीपी है। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, सही है। इसे इलेक्ट्रॉन बोल लो या हाइड्रोजन बोल लो, ठीक। एनेरोबिक में, हाँ भाई, कितने बनेंगे? 2 एटीपी बनेंगे, ठीक है। कितने एटीपी बन रहे हैं? 2 एटीपी। यस, ठीक है। कितने एटीपी बन गए? 2। तो कौन है भाई, जल्दी बताओ। फाइनल इलेक्ट्रॉन को इसमें भी हमारे पास अलग अलग है ना। इथेनॉल में कौन है, सॉरी लैक्टिक एसिड में कौन है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पाइरुवेट, पाइरुवेट। यस, और इथेनॉल फर्मेंटेशन में एल्डी, क्या है? एसिटल्डेहाइड। किसी को डाउट इस बात में? बोलो, ठीक है। कोई कुछ पूछना नहीं चाह रहा है, किसी तरह का कोई सवाल नहीं पूछ रहा है? कुछ नोट कर लो, चलो फिर जल्दी करो बेटा, फिर नया चैप्टर चालू करना है जल्दी से। जब बिल्कुल नहीं होगा, डिपेंड करता है उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, है ना। पर एंजाइम चाहिए उसको, दो। कौन कौन से चाहिए? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। कितने CO2 बन रहे हैं? 1। क्लियर है? सही है, क्लियर। एक ग्लूकोज से कितने CO2? 2। और ATP 2, ठीक है। हाँ, इसलिए लिखा नहीं मैंने, ये तो मैं लिख देता, ठीक है। बायोमोलिक्यूल में लिखूंगा लिस्ट पूरी। नेक्स्ट करते हैं बेटा, जल्दी करो। आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? थर्मल प्रॉपर्टीज फिजिक्स में KTG चल रहा है? थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है? आज स्टार्ट होगा, अच्छा। उसके बाद फिर 12 चालू होगी, ओके। है ईस्ट, स्टार्व, स्टार्व भूखा मर जाना, स्टार्व। जल्दी करो बेटा। हाँ, एनारोबिक में सब में 2 ही मिलता है, तो एरोबिक में मिलेगा ना, जब ऑक्सीजन होगी। जब ETS यूज नहीं होगी तो कैसे मिलेगा, ठीक है। RBC में क्या कहानी है? ग्लाइकोलिसिस होगा, और NADH कहां से आएगा वापसी? NAD+ चाहिए ना, वो कहां से आएगा? उसमें इन दोनों में से कुछ होना चाहिए, या तो लैक्टिक एसिड या इथेनॉल, सही है। इथेनॉल की जगह लैक्टिक एसिड ज्यादा ठीक लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? मैं क्या बोल रहा हूँ, RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, सही है। वो ग्लाइकोलिसिस कर सकता है, ETS नहीं कर सकता। तो इन दोनों में से कोई ना कोई प्रोसेस करना चाहिए उसको, ताकि वो NAD+ वापसी ला सके। कौन सा लास्ट? ये जो लिखा हुआ है? मैंने क्या बोला है? मैंने कहा है कि जब 13% इथेनॉल उसके आसपास आ जाती है कंटेनर में, ईस्ट के आसपास, तो ये प्रोसेस रोक देता है पूरा। ये इसको रोकने का मतलब क्या होगा? वो खुद को मार देता है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन इथेनॉल की फिर कैसे लाओगे? मान लो 13%, मान लो ये कंटेनर है, इसमें 13% एल्कोहल आ गया। अब ईस्ट जो है इथेनॉल बनाएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, सही है। अगर वो ईस्ट इथेनॉल खुशी में बना रहा था, उसको मतलब अल्कोहल इंडस्ट्री खोलनी है, क्या काम है उसको? कि उसको ऐसा लग रहा है कि बिहार में बैन है तो हम बनाएं। वो क्यों बना रहा है? वो अपने लिए, उसको तो प्रोसेस करना है ताकि ग्लाइकोलिसिस चलाए रखे। तो अगर इथेनॉल नहीं बनाएगा तो ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी, तो भूखा मर जाएगा वो।
यहाँ पे भूखे का मतलब खाना नहीं है, एनर्जी की बात हो रही है। एटीपी नहीं मिलेगी है। वही तो कह रहा हूँ, 13% इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन, उसके बाद वो और बनाता नहीं है। ग्लाइकोलिसिस रुकेगी तभी मर जाएगा वो। हाँ एरोबिक करता है। लिख लिया भाई, जल्दी करो। है वो काम का ही नहीं है तेरे, लिख ले जल्दी से। मैं बात समझ में आ गई है। हाँ वो समझाना है। पूछो भाई। अल्कोहल जहरीला क्यों होता है? जहरीला तो सब कुछ है यार, जरूरत से ज्यादा पी ले सब जहरीला है। ऐसा कोई जहरीला नहीं है बेटा। देख मेरी बात सुन, एक बैलेंस होता है हर चीज का। उसमें क्या होता है कि इथेनॉल के अलावा कुछ और कंपाउंड बन जाते होंगे, है ना। वो बना तो अपनी मर्जी से रहे हैं कुछ कुछ, तो रिएक्शन कुछ नया बना देते होंगे वो, है ना। तो कुछ और बन के वो नुकसान करता है। सही है? किसका? देखो तुम ना इस पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। हाँ, बायोटेक मुझे कहाँ आती है बेटा? है? देखो इन सब चीजों से दूर रहो तुम भाई। हैं? हाँ बताओ भाई। कौन यूज हो रहा है? जिंक को फैक्टर होता है। को फैक्टर, मिनरल हमेशा को फैक्टर होता है। मेटल। चलो भाई आगे करेंगे। लिख लिया? कोई रीड करना चाह रहा है एनसीईआरटी? फर्मेंटेशन पढ़ो एक बार एनसीईआरटी से, बैठे आराम से मजे में एकदम। पढ़ ले भाई, उसको मार क्यों रहा है? तेरे से मोटा है वो तो, है? तेरे आसपास में थोड़ी सांस खींच लेगा तो तेरे को एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। नहीं है? सही है। लैक्टिक एसिड बनने लगेगा, जल्दी लिख। है? हाँ बस भाई, तुम लोग फर्जी बातें करवा लो, और तो कोई है नहीं। पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है अब, है ना। हाँ बेटा, एरोबिक चलता रहता है बेटा, जितना तक ऑक्सीजन रहेगा उतना बनता रहेगा। हम ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो होता, दोनों थोड़ा बहुत तो मसल में हमेशा ही होता है। हाँ भाई, मसल में ऑक्सीजन बेटा मिलती रहती है उसको थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर जितनी चाहिए उतनी ना मिले तब वो लैक्टिक एसिड बनाता है। चले? पढ़ लेना, क्या हो गया? इथेनॉल क्यों बनाना है तुझे अपने अंदर? हाँ, भगवान ने तुझे होमोसेपियंस बनाया है, होमोसेपियंस बनाया है ना। हाँ तो फिर इथेनॉल क्यों बनाना है? इंसान रहे। इधर ध्यान दो बेटा, आर क्यू पढ़ रहे हैं। सही है। हाँ सांस रोकने से बन सकता है। आधा एक घंटा सांस रोको, ठीक है। हाँ, आधा घंटे के आसपास सांस रोको तो मुझे बताना क्या बना था। हेडिंग डालो, आर क्यू पढ़ रहे, लास्ट टॉपिक है। हेडिंग डालो, आर क्यू पढ़ रहे, लास्ट टॉपिक है। आर क्यू पढ़ रहे बेटा। आरक्यू में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सुन लो ध्यान से। आरक्यू की फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी क्वोशंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वोशंट। रेस्पिरेटरी क्वोशंट का मतलब, आरक्यू जो है उसका क्या मतलब होता है, उसका एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ
CO2। अब ये जो CO2 है ये क्या है, इवॉल्व है। यस, क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व है, और वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब है। यस, एब्जॉर्ब का मतलब कंज्यूम लिखो, एब्जॉर्ब लिखो। मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चे, मेरी बात सुनो। ये जो सेल है, ये जो सेल है, अगर इसने 6 CO2, 6 ऑक्सीजन लिया और 6 CO2 बाहर निकाला, तो RQ बना रहा होगा। ठीक है, ये बात समझो ध्यान से। सबसे पहले ये समझो बेटा, RQ होता क्या है, एक वैल्यू होती है रेस्पिरेटरी क्वोशंट की। ये वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि जिस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है वो सबस्ट्रेट क्या है। मतलब RQ जो है ये वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड ऑन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मेनली, डिपेंड ऑन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मेरी बात ध्यान से सुनना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। मान लो मेरे पास ये अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे। ये मेरे पास एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ये है, एक ये है, एक ये है, मैंने तीनों सेम अमाउंट में ले लिया। ठीक, अब क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आप लोग। मेरे पास यहाँ पर मैंने लाइनें बना दी यहाँ पर कुछ। ये जो पिंक कलर में इसमें दिखा रहा हूं, ठीक है, ये ऑक्सीजन का है। नहीं आया, अब दिख रहा है, ये ऑक्सीजन का है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो मुझे 3 अलग अलग सबस्ट्रेट को कंपेयर करना है, 3 अलग अलग सबस्ट्रेट को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये वो अमाउंट है जो मेरे पास किसका है, CO2 का, ये वो अमाउंट है जो ऑक्सीजन का। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये लिपिड है। हमारे पास क्या होता है बेटा, अगर इन कंपाउंड में खुद से, ध्यान से सुनेंगे, खुद से हमारे पास, खुद से हमारे पास अगर ऑक्सीजन कम होती है, खुद से हमारे पास इनमें ऑक्सीजन कम होती है, तो इनको ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। इनको क्या होगी, हमें ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है बेटा, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं ना? हाँ टाइम पास कर रहा हूँ, सुनो बोर्ड पे ध्यान दो, अभी नया चैप्टर चालू नहीं कर रहा है तो टाइम खराब कर रहे हैं, है ना? अरे नहीं, चालू करेंगे मतलब। ये देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर मान लो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अगर आप फैट का फॉर्मूला लिखते हो तो C35, H मान लो मैं 50 लिख दूं तो COH होता है, ये फैटी एसिड का फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखो, कार्बन ऑक्सीजन का नंबर लगभग बराबर है, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर में डिफरेंस है। तो जब मुझे इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा तो इसको ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। अगर मुझे ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी तो इसका RQ क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, बोलो, ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें ये दोनों बराबर है, फैट और प्रोटीन में ये दोनों कम ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि RQ किस बात पे डिपेंड करता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में। हमारे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और कार्बन लगभग बराबर होती है, कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या है, नियरली क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए इसका जो RQ है वो 1 आता है, क्योंकि जो CO2 आएगा, जैसे मान लो हम लोग रिएक्शन क्या लिखते थे, C6H12O6 प्लस 6O2 या 6CO2 लिखते थे, याद है? तो ये 6 और ये 6 आ गया, RQ1 आ गया। ये चीज समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम बात करते हैं फैट की, फैट की, जिसको हम फैटी एसिड भी लिख सकते हैं, फैट का मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। तो जो फैटी एसिड होता है बेटा मेनली, उसका RQ 0.7 होता है। और अगर मैं बोलता हूं प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का मेरे पास RQ 0.9 है। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि फैट में ऑक्सीजन इवन प्रोटीन से भी कम होती है, इसलिए उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। बोलो, ये वाली बात समझ में आ रही है? तो आप फैटी एसिड लिख लो या फैट लिख लो, क्योंकि फैट दो चीजों में टूटता है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड में। किसको यूज करेंगे हम, फैटी एसिड को यूज करेंगे।
यस, ग्लिसरॉल तो ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, उसको भी करेंगे, फैटी एसिड को भी यूज करेंगे। तो जो फैटी एसिड अगर हम यूज कर रहे हैं, एसिटाइल कोई बना रहे हैं, तो उसका आरक्यू कम क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए बॉडी कार्बोहाइड्रेट यूज करना चाहती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले ही कम है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछा जाए एरोबिक रेस्पिरेशन में लिमिटिंग फैक्टर क्या है? ऑक्सीजन। समझ आ रहा है? जो कम पड़ता है वो नॉर्मली क्या कम पड़ता है? ऑक्सीजन कम पड़ता है। ठीक है, बोलो, सही है? तो नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं बेटा, उसमें ऑक्सीजन ही कम पड़ेगा। तो आरक्यू ये आ गया। अब हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने, ट्राईपाल्मिटिन। ट्राईपाल्मिटिन क्या है? एक फैटी एसिड है। क्या है? एक फैटी एसिड है। तो उसका आरक्यू आ जाएगा ये। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा बताओ जरा। हाँ भाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या जीरो है? O2 जीरो है। O2 क्या है? जीरो। तो आरक्यू क्या आ जाएगा? इंफिनिटी ही आएगा ना, कि जीरो आएगा? जीरो से डिवाइड करने का जीरो आता है, नॉट डिफाइंड, वही इंफिनिटी लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है? सही है, क्लियर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, मैं लिखता हूं, बताता हूं आपको कैसे। जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ना? तो कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड में कितने सीओएच ग्रुप हैं? दो सीओएच ग्रुप है ना? क्लियर है? किसी नॉर्मल 4 कार्बन के कंपाउंड से इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो जो क्रैब साइकिल में अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, और आपके पास सक्सिनिक एसिड है, इनमें काफी ऑक्सीजन होती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप काफी है। इस वजह से इनका जो आरक्यू आता है वो मोर देन 1 आता है। क्या आता है? मोर देन 1 आता है। ठीक है, आरक्यू किस बात पे डिपेंड करता है? किस बात पे डिपेंड करता है? ऑक्सीजन पे। तो मेरे पास यहाँ पे देख लो बेटा, सबस्ट्रेट पे, सॉरी, ये कार्बोहाइड्रेट है, यस, और ये मेरे पास क्या है? एक कोई प्रोटीन है और एक क्या है? फैट है। उसके हिसाब से इसका आरक्यू हम देख रहे हैं। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए क्योंकि कंपाउंड में कम है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन ज्यादा क्यों चाहिए? कंपाउंड में कम है। जैसे किस में कम है? फैटी एसिड में कम है। फैटी एसिड ये होता है, ये देख, फैटी एसिड का एक फैटी एसिड होता है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड एक फैटी एसिड है, 16 कार्बन का फैटी एसिड है। इसका अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो, हाँ भाई, 16 कार्बन का एल्केन बताओ जरा। C16, आगे H34। चलो ठीक है, अब मैं इसको जा रहा हूँ पाल्मिटिक एसिड लिखने। तो सबसे पहले C15 कर दो। देखो, पहले सबसे पहले समझो ध्यान से, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का, तो COH आ गया। ठीक है, कार्बन 15 रह गई। ठीक है, 15 को डबल करेंगे कितना आएगा? 30। सही है, 30 में 2 जोड़ेंगे 32, 32 की जगह 31 कर दो। यही करेंगे, और कैसे लिखूंगा? पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का, एक COH काउंट कर लिया, बच गई कितनी? 15। सही है, तो 15 वाला एल्केन कितना होगा? 32 होगा। एक हाइड्रोजन कम करके COH लगा दे। इसका ये मतलब है कि पाल्मिटिक एसिड में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। अगर मैंने एक डबल बॉन्ड लगाया तो कितनी हाइड्रोजन कम हो जाएंगी? 2। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? तो पाल्मिटिक एसिड जो है सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड होता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को लेके कि पाल्मिटिक एसिड फैटी एसिड है, इसका आरक्यू क्या आएगा? आरक्यू क्या आएगा? लेस देन 1, लेस देन 1, जो कि कितना आएगा? 0.7। ठीक है, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है मिक्स जो फूड होता है उसका आरक्यू लेस देन 1 होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों इंक्लूड करके मिक्स फूड की बात कर रहा है वो। सही है, क्लियर है? जैसे हम प्योर कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आरक्यू क्या आ जाएगा? 1। पर हमारी बॉडी में कभी भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं होता एनर्जी बनाने के लिए, कई चीजें होती है। तो नॉर्मली आरक्यू क्या आता है? लेस देन 1 आ रहा होता है, काफी सारी चीजों को मिला के। ठीक है, नोट करिए, चलिए।
किसी को एनसीईआरटी रीड करनी है इसकी? पढ़ लो एक बार, कुछ पूछना चाहो पूछो पूछो, कुछ मेरे से पूछ, क्या चीज नहीं आई बेटा बता, बोल बोल बोल। है H32 क्यों है? क्यों 31 नहीं होगा? 31 होगा ना, 32 होगा, 31 होगा यार, थोड़ा बहुत तो हमें भी समझ में आ रहा होता है। सही होगा बेटा। चलिए फटाफट से हेडिंग डालो, प्लांट ग्रोथ पढ़ते हैं, भी टाइम है। क्लास आपकी कितने बजे तक है? 9:30। नहीं नहीं, दिमाग खराब ना करो। हाँ 6 मिनट से ज्यादा टाइम है? हाँ लिख, तो क्या लेगा तू बेटा, है ना? लिख तो पता नहीं, बचपन से 12 साल हो गए लिखते हुए तुझे, है ना? अब याद भी कर ले, सिर्फ लिख ही रहा है। नहीं तो छोटा था तो माई काऊ पे ऐसे लिखता था। नहीं हाँ चलो लिखो, चलो छोड़ो। अब सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। हाँ क्या ऑनलाइन? अभी एनसीईआरटी पढ़ा दो, पढ़ ले अपने आप, कुछ तो पढ़ा कर खुद से। बेटा ऑफलाइन में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते थे हम कभी, क्यों पढ़ाएंगे? हैं? मेरी बात सुनो, एक मिनट बेटा, आप लोग खुद से रीड करके कोई लाइन तो पूछा करो। ये तो खराब हैबिट है बहुत, खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे कभी? है ठीक है, चलो कुछ पूछना है किसी को पूछ लो, कल कर रहे हैं चालू, सुनो ध्यान से, 3 क्लास है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ट्राई करेंगे पीजीआर खत्म करने की। मैं पहले हार्मोन पढ़ाऊंगा, सबसे पहले ग्रोथ वाला टॉपिक आसान है, उसको जल्दी भी पढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा? हॉर्मोन्स पे। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट वीक में रुका तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में नॉट नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? मतलब अगले वीक में मैं या तो पहले 3 दिन होऊंगा या आखिरी के 3 दिन, डिपेंडिंग एमडी सर की क्या स्थिति है। ठीक है, आज वो डॉक्टर के पास फिर से जा रहे हैं दिखाने आज, ठीक है, तो वो इस वीक में 3 ही दिन आएंगे, 3 या 4 दिन, उसके बाद से वो रेगुलर 6 दिन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उनको क्या कराना है? एनिमल किंगडम। हाँ ठीक, और बताओ। हाँ प्योर प्रोटीन और फैट यूज नहीं होता कभी भी, मिक्स होता ना खाना सर। देख हमारी बॉडी में सिर्फ प्रोटीन यूज कर ही नहीं सकते, मसल पूरी खाली कैसे कर देंगे? वो कह रहा है। हाँ बेटा ठीक है, इनिबिटर बेटा नेचुरल चीज थोड़ी होती है, इनिबिटर तो आर्टिफिशियल चीज होती है, नेचुरली थोड़ी होता है इनिबिटर कुछ। साइनाइड नेचुरली थोड़ी हमारी बॉडी में है, समझ? इनिबिटर आर्टिफिशियल चीज है। हाँ मेलोनेट बाहर से डालते हैं, केमिकल है। मेलोनेट क्या है? सक्सिनेट का इनिबिटर है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। तो वो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का मतलब ये वो केमिकल हम बाहर से डालते हैं, नेचुरली नहीं है मेलोनेट क्रैप साइकिल में, ठीक है? ऐसे इनिबिटर क्यों रखना हमने? ठीक है, और बताओ क्या? हाँ चलो। अरे यार ये क्यों बनाओगे तुम? तुम्हें कोई लॉजिक है किसी चीज का क्यों बनाना है? कुछ भी बनाते रहते हो तुम लोग। ठीक है चलो, नेक्स्ट कल से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बोल बोल जल्दी। है वॉल्यूम मतलब, जैसे मेरी बात सुन ध्यान से, सुन, कोई सेल है, उसमें कितना ऑक्सीजन गया और कितना CO2 बाहर आया, उसको आरक्यू सेल का बोल दिया। ठीक है, अब तू क्या कर, इधर देखो, 1 मिनट रुक जाओ, इधर रुको। आपके पास एक कोई कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज ऐसी, इसमें आपने कार्बोहाइड्रेट रख रखा है, अब आप इसको क्या कर रहे हो? ऑक्सीडाइज कर रहे हो। ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको ऑक्सीजन देना और बाहर क्या निकलेगी? CO2।
ठीक है, क्लियर। एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसको कैलोरीमीटर कहते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर या कुछ इस तरीके का होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट डाल दिया तो कितना ऑक्सीजन गया और कितना CO2 बाहर निकला, इसकी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ऊपर में मुझे CO2 रखनी है, ध्यान रखियो, क्लियर। अगर नीचे डिनोमिनेटर में ऑक्सीजन है, अगर वैल्यू 0.7 आ रही है, इसका मतलब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए फैट के लिए, इसका यही तो मतलब हुआ। प्रोटीन के लिए भी ज्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए कम चाहिए। इसीलिए एक्चुअल में क्या होता है, फैट ज्यादा एनर्जी बनाता है, फैट एनर्जी ज्यादा बनाता है, लेकिन उसको यूज नहीं करते क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। यूज क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? और पूछो, क्वेश्चन बना लो भाई, कल परसों तक इसके, कल टेस्ट के क्वेश्चन बना लो, परसों इसके, ठीक है। खाना शुरू कर दी इतनी जल्दी?